दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है ही है। आप लोग अपने अपने घरों पर हैं और घरों पर रहें वो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। आज सुबह आप लोगों को PDF दिया गया प्रेमचंद के साथ 2 दिन, और उसी के साथ एक PDF आपको और मिला है फणीश्वरनाथ रेणु का ऋण जल धन जल। उन्हीं में से आज हम लोग बात करेंगे। प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी का ये साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, जिसे भेंटवार्ता भी कहा जाता है। उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों से ये भी डिस्कस करना है कि जो टेस्ट सीरीज़ दी जा रही है आप लोगों को, अभी कल जो टेस्ट सीरीज़ दी गई है 217 टोटल कैंडिडेट हैं, जिनमें से कुल मुझे 68 लोगों ने उत्तर भेजा है, यानी 40%, लगभग 40 से भी कम आएगा, इतने लोगों ने उत्तर भेजा है। लगभग 35-36% लोगों ने। आप लोग उत्तर क्यों नहीं भेज रहे हैं? अगर आप टेस्ट सीरीज का उत्तर नहीं भेजेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या रेस्पॉन्स आप लोगों का है। आज भी सुबह टेस्ट सीरीज जो दी गई है, अभी तक लोगों के उत्तर, बहुत ही कम लोगों के उत्तर आए हैं। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उत्तर ज़रूर भेजें। जो हमारे नए मेंबर्स हैं, जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है, कल हुआ है शाम को, वो लोग ध्यान दें कि कॉपी पेन लेकर बैठें। जो चीज़ें इसमें नहीं हैं बताई जाएं, उन्हें आप लिखते चलें। साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं, उसे भी आप समझते चलें। कल का वीडियो पब्लिश था, ये भी वीडियो पब्लिश रहेगा आप सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे चैनल पर व्यूअर्स हैं, देख रहे हैं। तो ये भी वीडियो आज पब्लिश किया जा रहा है। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके बाद का जो लेक्चर मिलेगा फणीश्वरनाथ रेणु का होगा, ऋण जल धन जल। इसके अलावा रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, इसका लेक्चर भी अभी आज ही आप लोगों को मिलेगा। उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी मिलेगी। रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी का। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी रचना की बात करते हैं तो उससे पहले उस रचनाकार के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जो आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं, उन रचनाओं से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि आप लोग जो भी रचना पढ़ें, उससे पहले उस रचनाकार के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। बनारसी दास चतुर्वेदी का जन्म 1892 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत 1985 ईस्वी में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। कलकत्ता से विशाल भारत पत्रिका भी इन्होंने निकाला। ज़्यादातर लोग बनारसी दास चतुर्वेदी को विशाल भारत के लिए जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने साक्षात्कार विधा को पुष्पित और पल्लवित किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें कि बनारसी दास चतुर्वेदी सिर्फ विशाल भारत के लिए ही नहीं जाने जाते हैं, बल्कि साक्षात्कार विधा को भी इन्होंने पुष्पित और पल्लवित किया। अगर हम ऐसे कहें कि हिंदी में इंटरव्यू विधा या साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक अगर हम कहें, तो प्रवर्तक कौन है? यही है बनारसी दास चतुर्वेदी। आप लिख सकते हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी हिंदी में इंटरव्यू विधा या साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी को यायावर शिल्पी भी कहा जाता है। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मुझे नहीं लगता है कि हर किसी साधारण पुस्तक में आपको मिल जाएगा, तो इसे आप जरूर ध्यान रखें कि बनारसी दास चतुर्वेदी को यायावर शिल्पी भी कहा जाता है।
जहां अभी हम लोगों ने ये बात किया कि बनारसी दास चतुर्वेदी को हिंदी में इंटरव्यू विधा का प्रवर्तक के रूप में इन्हें जाना जाता है, वहीं एक चीज़ और आपको बता दें, इस साक्षात्कार या इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक अगर हम देखें तो बनारसी दास चतुर्वेदी का नहीं है। भले ही बनारसी दास चतुर्वेदी साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक हैं, लेकिन साक्षात्कार विधा की पहली स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन है। अगर कॉपी पेन आपके पास है तो जरूर लिख लें, कवि दर्शन। बनारसी दास चतुर्वेदी भले ही साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक हैं, लेकिन इनकी कोई रचना कवि दर्शन नहीं है, बल्कि बेनी माधव की रचना कवि दर्शन साक्षात्कार विधा की पहली स्वतंत्र पुस्तक मानी जाती है। लिख लीजिए, कवि दर्शन किसकी रचना है, लिखना चाहे आप लिख लें, बेनी माधव की रचना है। कवि दर्शन बेनी माधव की रचना है और यही साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। साहित्यिक सेवाओं के लिए बनारसी दास चतुर्वेदी को पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। बनारसी दास जैसा शहीदों के स्मृति का पुरस्कर्ता और छायावाद का विरोधी समूचे हिंदी साहित्य में कोई नहीं हुआ है। इसीलिए इन्हें सेतु पुरुष भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जो कथन लिखा गया, इसी कथन के आधार पर उन्हें सेतु पुरुष भी कहा जाता है। बनारसी दास जैसा शहीदों की स्मृति का पुरस्कर्ता और छायावाद का विरोधी समूचे हिंदी साहित्य में कोई नहीं हुआ है, इसी आधार पर उन्हें सेतु पुरुष भी कहा जाता है। कॉपी पेन है तो लिख लीजिए, सेतु पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से सेतु पुरुष किसे कहा जाता है, या यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से छायावाद का विरोधी कवि कौन है, या छायावाद का विरोधी लेखक कौन है। बनारसी दास के गुरु पंडित का क्या नाम था, तो लक्ष्मीधर वाजपेयी। एक बार हुआ ये कि बनारसी दास अपने अध्ययन कार्य में लगे हुए थे, शैक्षिक कार्य में लगे हुए थे, तभी इनके गुरु पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी ने उन्हें बुलाया कि आप आइए और आर्यमित्र जो पत्रिका है मेरी, लक्ष्मीधर वाजपेयी ने कहा कि जो मेरी पत्रिका है आर्यमित्र, उसका आप संपादन का काम संभालिए। तो बनारसी दास अपने गुरु पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी के वचनों को ठुकरा ना सके और उन्होंने अपना अध्यापन कार्य छोड़कर आगरा आए और वहीं पर आर्यमित्र संभालने का काम उठाया। आखिर में लक्ष्मीधर वाजपेयी ने ऐसा क्यों कहा था, तो उसका कारण यह था क्योंकि लक्ष्मीधर वाजपेयी जी द्वारिका प्रसाद सेवक के बुलावे पर नवजीवन के संपादक बनने वाले थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं नवजीवन का संपादक बन जाऊंगा तो आर्यमित्र कौन संभालेगा। तो उन्होंने बनारसी दास को आमंत्रित किया, बुलाया और कहा कि आप आर्यमित्र का संपादन कार्य संभालिए। 1930 ईस्वी में बनारसी दास चतुर्वेदी ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव के प्रस्ताव पर टीकमगढ़ गए और वहां जाकर उन्होंने मधुकर नाम के पत्र का संपादन भी किया। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मधुकर नाम के पत्र का संपादन किसने किया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पत्रकार के रूप में अगर बात करें तो गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना आदर्श मानते थे बनारसी दास चतुर्वेदी। पत्रकार के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी को अपना आदर्श मानते थे, जबकि सुधीर विद्यार्थी ने बताया है कि मैं बनारसी दास चतुर्वेदी के आगरा के पत्रिका युवक के स्वतंत्रता संग्राम विशेषांक से प्रेरित होकर ही क्रांतिकारी लोगों की कीर्ति रक्षा के
मिशन में लगा और सुधीर विद्यार्थी बनारसी दास चतुर्वेदी जी को अपना गुरुवर मानते हैं और स्वयं को उनका विद्यार्थी। बनारसी दास चतुर्वेदी की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की बात करते हैं। उन रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना है फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसके साथ सह संपादन में रचना लिखी है, तो तोताराम के सह संपादन में फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष की रचना की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। इसके अलावा आप देखें कि बनारसी दास चतुर्वेदी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो प्रवासी भारतवासी, ये भी पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। फिजी की समस्या बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। फिजी में भारतीय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। ये सारी रचनाएं बनारसी दास चतुर्वेदी की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसके अलावा रेखाचित्र, संस्मरण, हमारे आराध्य, विश्व की विभूतियाँ, साहित्य सौरभ, साहित्य और जीवनी, यहाँ पुरुषों की खोज में, कविरत्न सत्यनारायण की जीवनी, आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल, रूस की साहित्यिक यात्रा, सेतु बांध, हृदय तरंग, प्रेमचंद के साथ 2 दिन, ये सारी रचनाएं बनारसी दास चतुर्वेदी की हैं। इंटरव्यू विधा की पहली स्वतंत्र पुस्तक अभी मैंने आप लोगों को प्रारंभ में ही लिखा दिया है कि बेनी माधव की रचना कवि दर्शन है। मैंने यहाँ पर PDF में भी शामिल कर लिया है कि इंटरव्यू विधा की पहली स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव की रचना कवि दर्शन है। बनारसी दास के 2 प्रमुख इंटरव्यू हैं, 2 प्रमुख साक्षात्कार हैं, जिनमें से एक असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। मैं आप लोगों को ये पहले ही अवगत करा चुका हूँ कि हमारे यहाँ 90% पेड मेंबर्स इस प्रकार से हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों पाठ्यक्रम को एक साथ लेकर चला जा रहा है। तो यहाँ पर प्रेमचंद के साथ 2 दिन बनारसी दास का प्रमुख इंटरव्यू है। तो 2 इंटरव्यू इनके हैं। रत्नाकर जी से बातचीत 1931 में इन्होंने लिखा और प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932 ईस्वी में इन्होंने लिखा। इनमें से अगर हम देखें तो इनमें से जो आपके पाठ्यक्रम में है प्रेमचंद के साथ 2 दिन, यही आप लोगों को करना है, यही आपके पाठ्यक्रम में है। इसी पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही छोटी सी रचना है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन बहुत ही छोटी रचना है, मुश्किल से 5-7 मिनट का समय भी लगेगा और इसका सारांश, सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रेमचंद के साथ 2 दिन। इस इंटरव्यू के माध्यम से, वैसे इसका PDF भी आप लोगों को मैंने सुबह 10 बजे सेंड कर दिया है। 10 पेज का है, मुश्किल से आपको आधे घंटे लगेगा। अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यहाँ पर कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न कहाँ से बनेंगे, वो सारी चीज़ हम लोग चर्चा करते चलेंगे सारांश के साथ साथ। इस इंटरव्यू के माध्यम से बनारसी दास ने प्रारंभ में ही बताया है कि मैं 8 वर्षों के अंतराल पर मिला, पर उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं देखा, उनके पहनावे ओढ़ावे में कोई परिवर्तन नहीं देखा, उनके चाल ढाल में, मतलब हर प्रकार से उन्होंने बताया कि कोई परिवर्तन नहीं देखा। बस एक परिवर्तन देखा, उम्र का। जो मूंछ के कुछ बाल थे वो पके हो थे, वैसे भी उनकी उम्र लगभग 55 की हो ही गई थी। सिर्फ यही परिवर्तन, बाकी उनके विचारों में और किसी चीज़ में कोई परिवर्तन मैंने नहीं देखा है। अपने इस इंटरव्यू में बनारसी दास ने यह भी बताया कि हिंदी साहित्य वाले इन्हीं की बदौलत अन्य भाषा वालों के सामने अपने आप को श्रेष्ठकर साबित करते थे। इसी इंटरव्यू में बनारसी दास ने प्रेमचंद की तुलना किससे की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है। इस इंटरव्यू में बनारसी दास ने प्रेमचंद की तुलना मैथिली शरण गुप्त से की है और मैथिली शरण गुप्त से करते हुए बताया कि प्रेमचंद की साम्राज्यवादिता और उसकी लोकप्रियता को बताया गया है।
बनारसी दास ने यह भी बताया कि प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है, यानी वो बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। प्रेमचंद जी ने कहा है, प्रेमचंद जी ने यह भी कहा, अपनी पत्नी शिवरानी देवी के बारे में बताया, और भी बातें होने लगी। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू चल रहा था, साक्षात्कार चल रहा था, भेंटवार्ता चल रही थी प्रेमचंद और बनारसी दास के बीच में, तो वहाँ पर बातें चल रही थी। खाने का टाइम हो जाता है, लेकिन शिवरानी देवी को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि घर में घड़ी नहीं लगी हुई है, इसलिए टाइम का पता नहीं चल रहा है। तो प्रेमचंद जी ने कहा, खैरियत यह है कि घर में ऊपर घड़ी नहीं है, नहीं तो अभी अच्छी खासी डांट सुननी पड़ती। इसका आशय यह है कि यहाँ पर महिला स्वतंत्रता को भी बताया गया है और पुरुष स्वतंत्रता दोनों की बात यहाँ पर की गई है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरू हैं। अब यहाँ पर भी आप देखें किसकी तरह, प्रेमचंद के साथ 2 दिन नामक भेंटवार्ता में या साक्षात्कार में बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रवास भीरू, किसके तरह प्रवास भीरू बताया है प्रेमचंद जी को? तो कविवर शंकर जी की तरह, स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरू हैं। जब पिछली बार आप दिल्ली गए तो हमारे एक मित्र ने लिखा था, क्या लिखा था कि 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रेमचंद जी का दिल्ली जाना और जिस तरीके से उपन्यास के यह सम्राट हैं, उसी तरीके से इनकी तुलना किससे की गई है? तो जॉर्ज पंचम से की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए, इससे हमें आश्चर्य नहीं हुआ। आखिर सम्राट जॉर्ज पंचम भी जीवन में एक बार ही दिल्ली पधारे हैं और प्रेमचंद भी तो उपन्यास सम्राट ठहरे। इसके सिवा यदि प्रेमचंद जी इतने दिन बाद दिल्ली गए तो इसमें दिल्ली का कसूर है, उनका नहीं। इस इंटरव्यू में बनारसी दास ने एक स्थान पर आलस्य पर बताते हुए प्रेमचंद के साथ सुदर्शन जी की बात की है। यानी अगर आलस्य की बात हो तो यहाँ पर किससे तुलना की गई है? सुदर्शन से की गई है कि एक तरफ अगर बहुत ज़्यादा आलसी की बात करें तो प्रेमचंद जी हैं, वहीं दूसरी तरफ सुदर्शन जी उतने ही फुर्तीले हैं। और यहीं पर जब ये बात हो रही थी, दोनों के बीच में आलस्य और एक आलस्य के विपरीत दोनों लोगों की बात की गई, तो यहीं पर इटली की एक लेखिका श्रीमती ग्रेजिया दल्लिदा का भी जिक्र आया है। प्रेमचंद जी ने कहा, जब कहानी के ऊपर बात होने लगी तो प्रेमचंद जी ने कहा कि कहानी लेखन कला के विषय में क्या बतलाऊं? हम कहानी लिखते हैं, दूसरे लोग पढ़ते हैं, दूसरे लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, और क्या कहूं। इसके बाद बनारसी दास ने प्रेमचंद से कुछ प्रश्न किए। कुल कितने प्रश्न करते हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम देखें इस भेंटवार्ता में, तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने प्रेमचंद के साथ 2 दिन में कुल कितने प्रश्न करते हैं? तो कुल 5 प्रश्न करते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो उल्लेख किया गया है, वो 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी कहानी लेखन की वर्तमान प्रगति कैसी है? क्या वह स्वस्थ और उन्नतशील मार्ग पर है? एक तो प्रश्न ये करते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं कि नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन नामक भेंटवार्ता में बनारसी दास द्वारा पूछे गए प्रश्न, नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे होनहार व्यक्ति कौन है, उस पर प्रेमचंद जी का क्या जवाब है? प्रेमचंद जी किसे नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे होनहार मानते हैं? तो प्रेमचंद का यह मानना था, जब बनारसी दास ने यह प्रश्न किया तो प्रेमचंद जी का जवाब था कि जैनेन्द्र तो हैं ही। इसका मतलब जब बात जैनेन्द्र की आएगी तो प्रेमचंद ने भी जैनेन्द्र को नवयुवक कहानी लेखकों में स्वीकार किया है। प्रथम की बात करें तो भी स्वीकार किया है कि प्रथम नवयुवक कहानी लेखक या महत्वपूर्ण
या सर्वप्रमुख नवयुवक कहानी लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र है। लेकिन प्रेमचंद जी ने जैनेन्द्र के अलावा और भी कई लोगों के नाम बताए हैं। जब बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा कि नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है, तो प्रेमचंद जी ने कहा जैनेन्द्र तो हैं ही, इनके अलावा वीरेश्वर हैं, वीरेश्वर भी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, ललित किशोर भी अच्छा लिखते हैं, जनार्दन झा द्विज भी अच्छे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ये 4 लोगों के नाम बताए प्रेमचंद ने। एक तो जैनेन्द्र का नाम उन्होंने उत्तर में बताया जो सर्वप्रमुख हैं, दूसरा वीरेश्वर सिंह का नाम बताया, तीसरा ललित किशोर का नाम बताया और चौथा जनार्दन झा द्विज का नाम बताया। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से किसका नाम नहीं बताया गया या किसका बताया गया है, आप कहेंगे ये तो पढ़ा ही नहीं है। एक बार भले ही आप पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रश्न कहाँ से बनता है इस चीज़ पर आप गौर नहीं करते हैं। जब आप लोग इस चीज़ पर गौर करना शुरू कर देंगे कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न जो बनारसी दास चतुर्वेदी ने पूछा कि नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है, उस पर किन किन लोगों का नाम प्रेमचंद ने बताया। कॉपी पेन है तो लिख लीजिए। पहला जैनेन्द्र, दूसरा वीरेश्वर सिंह का नाम भी बताया, तीसरा ललित किशोर का नाम बताया, चौथा श्री जनार्दन झा द्विज का नाम बताया। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि विदेशी कहानियों का हमारे लेखकों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला उनका प्रश्न जवाब यही था प्रेमचंद जी का। उन्होंने कहा देखिए, सबसे अधिक प्रभाव अगर हम देखें तो रूस की कहानियों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है, यानी रशियन कहानियों का प्रभाव अधिक पड़ा है। और इसके अलावा और बहुत सारे कहानियों का प्रभाव तो पड़ा ही, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? रशियन कहानियों का। कानन डायल की भी बात इसमें की गई है, इसीलिए मैंने पूरा पीडीएफ भेजा कि उसे आप लोग जरूर पढ़ें। फिर चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक कौन है। इस पर प्रेमचंद जी का जवाब था चेखोव। जब बात संसार की आती है, संसार की बात आती है, तो इस पर प्रेमचंद जी ने कहा कि संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक चेखोव है। इसके बाद 5वां प्रश्न पूछा गया बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा कि आपको सर्वोत्तम कहानी कौन जची। इस पर प्रेमचंद जी ने कहा कि टॉलस्टॉय की कहानी। कई कहानियों का नाम उन्होंने बताया। उन्होंने कहा टॉलस्टॉय की कहानी तो है ही है, इसके अलावा चेखोव की कहानी है, कवींद्र रविंद्रनाथ की एक कहानी है दृष्टिदान कहानी, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो इन सारी कहानियों का नाम प्रेमचंद जी ने बताया। लेकिन जब प्रेमचंद जी ने टॉलस्टॉय की कहानी, चेखोव की कहानी और कवींद्र रविंद्रनाथ की कहानी दृष्टिदान की बात की, तो इस पर बनारसी दास ने कहा अच्छा ये बताइए कि काबुलीवाला के विषय में आपकी क्या राय है। आप लोगों ने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आप लोगों ने भी सुना होगा काबुलीवाला कहानी। काबुलीवाला सुना है ना भाई। कई बार तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, साधारण सी चीज़ है, कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो काबुलीवाला के विषय में जब पूछा तो उस पर भी प्रेमचंद जी का यही उत्तर था कि निसंदेह वह अत्युत्तम कहानी है, लेकिन कुछ मायने में दृष्टिदान से पीछे है, कुछ मायने में, लेकिन निसंदेह वह अत्युत्तम कहानी है। तो प्रेमचंद जी, यहाँ पर एक चीज़ आपको और पता चलता है, जब बात कहानियों की आती है तो यहीं से एक चीज़ उभर कर सामने यह भी आती है कि प्रेमचंद जी जहाँ टॉलस्टॉय के भक्त थे, वहीं अगर हम लोग बनारसी दास चतुर्वेदी की बात करें तो यहीं पर यह सामने निकल कर बात आती है कि बनारसी दास चतुर्वेदी तुर्गनेव के भक्त थे। तुर्गनेव लिख लीजिए। जहाँ प्रेमचंद टॉलस्टॉय के भक्त थे, वहीं बनारसी दास चतुर्वेदी
बनारसी दास चतुर्वेदी तुर्गनेव के भक्त थे। तुर्गनेव लिख लिया होगा आपने, तुर्गनेव के भक्त थे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो इतना छोटा था, ये छोटी रचना थी, इसे 20-25 मिनट के लेक्चर में आप लोगों ने कर लिया। बाकी 10 पेज का PDF है, मैंने भेज दिया है, उसे एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर आप देखें जो इंटरव्यू हैं, साक्षात्कार हैं, उन्हें मैंने इस PDF में शामिल कर दिया है। ये PDF भी मैंने सुबह आप लोगों को भेज दिया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ प्रकाशन वर्ष के साथ मैंने दे दिया है, जैसे बनारसी दास चतुर्वेदी का है, रत्नाकर जी से बातचीत 1931 में प्रकाशित, प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932 ईस्वी में प्रकाशित, प्रभाकर माचवीय ने लिखा है जैनेन्द्र के विचार, नरोत्तम नागर ने लिखा अपने ही घर में सरस्वती का अपमान, वेनी माधव शर्मा ने लिखा कवि दर्शन, पदम सिंह शर्मा ने लिखा मैं इनसे मिला, देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा कला के साक्षात्कार, रणबीर रांगरा ने लिखा सृजन की मनोभूमि, साहित्यिक साक्षात्कार, वीरेंद्र कुमार गुप्त ने लिखा समय और हम। तो इस तरीके से ये पूरा PDF है जो मैंने आप लोगों को भेज दिया है, इसे पढ़ लेना। और जो आपको ना याद हो उसे आप एक कॉपी पर लिखते चलें, ताकि परीक्षा के समय, परीक्षा के दौरान रिवीजन करने में आप लोगों के लिए आसानी हो। यहाँ पर देखिए 2 सोर्स से मैंने ये सारी चीज़ें आपको भेजा है। यहाँ पर अगर जो 5-6 पेज यहाँ पर हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी, चाहे वो साक्षात्कार हो, चाहे वो डायरी हो, आप बहुत ही आराम से कर लेंगे, उनके प्रश्न आपसे छूटेंगे नहीं। एक चीज़ और यहीं पर आप लोगों को बता दें कि आपके पाठ्यक्रम में निराला के पत्र हैं जो जानकी वल्लभ शास्त्री का है, चिट्ठी पत्री जो कि अमृत राय का है, ये सब लगभग 300 पेज के हैं, 298 पेज के हैं। इस पूरी रचना को पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है, तो इसलिए इनसे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न हम टेस्ट सीरीज में और लाइव क्लास में शामिल कर लेंगे। तो इससे आपको इस रचना को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कल चीरों पर चांदनी मैंने करा ही दिया था आप लोगों को। ऋण जल धन जल पर भी लेक्चर आपको मिल जाएगा आज। रमेश चंद्र का जो अकेला मेला है वो भी आपको करा देंगे कल। और यहाँ पर हम लोग प्रेमचंद के साथ 2 दिन, ये साक्षात्कार जो था इसकी बात तो हम लोगों ने कर ही लिया। तो इस तरीके से कल आपका ये इकाई 10 समाप्त होगा और परसों से हम लोग शुरू करेंगे इकाई 1, जिसमें इकाई 1 में भाषा विज्ञान शुरू किया जाएगा, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो उसमें हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भौगोलिक विस्तार क्या है, उसके विविध रूप यानी बोलियों की बात की जाएगी, लिपि की बात की जाएगी, मानक रूप की बात की जाएगी। तो इन सब की बात हम लोग करेंगे मंडे या ट्यूसडे से। तो बाकी आप इन्हें पढ़ें, कहीं पर कोई समस्या हो ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे मेंबर्स हैं, जो चैनल पे हमारे बने हुए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा स्थगित हो चुकी है, जो 2-2.5 महीने का आप लोगों को समय मिल रहा है, उस समय का सदुपयोग करें, आगे बढ़ें। क्योंकि आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप संघर्ष करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। और अभी से ही जब आप पूरी तत्परता के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगेंगे, तभी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कल भी ये बात कहा था और आज भी मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना आप लोग, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो आप मेहनत करें, जीत का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होगी, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसी तरीके से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।